हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 44। अब तक हम लोगों ने 43 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 44 सेट नंबर 44 देखेंगे। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, टेलीग्राम चैनल का ये आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। QR कोड की मदद से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित 4 एक समान प्रतिरोध के एक सेल से संयोजित है। 4 प्रतिरोधक है, चारों का प्रतिरोध एक समान है और वो सेल से संयोजित है। इनको V संयोजित किया जाता है और पुनः उसी सेल के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का अनुपात क्या होगा। पहले 4 प्रतिरोधकों को, चारों का प्रतिरोध समान है, श्रेणी क्रम में लगाया गया। उसके बाद उसको रीअरेंज किया गया और उसको समांतर क्रम में लगाया गया। उसके बाद बताना है कि जब श्रेणी क्रम में लगाया गया तब प्रत्येक प्रतिरोधक से जो धारा प्रवाहित हुई बट्टे में समांतर क्रम में लगाने के बाद प्रत्येक प्रतिरोधक से जो धारा प्रवाहित हुई वही मान बताना है आपको, यानी कि रेशियो बताना है। तो मैंने मान लिया कि जो सेल है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V है। सबका जो प्रतिरोध है चारों प्रतिरोधक का वो R है, ठीक है। ये तो यहाँ से जो करंट चलेगी, इस बैटरी से जो करंट चलेगी वो कितनी चलेगी, ठीक है। I = V बटे में R इक्विवेलेंट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध, तो सबको जोड़ दो, 4R हो जाएगा। V बटे में 4R। यहाँ से V बट्टे में 4R करंट जो है, यहाँ से V बट्टे में 4R जो है करंट यहाँ से चलेगी। इससे भी वही करंट जाएगी, 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 क्योंकि ये सारे के सारे जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोधक से जो है वो V बट्टे में 4R ये धारा प्रवाहित हो रही है श्रेणी क्रम में लगाने के बाद। अब इसी बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, सबका प्रतिरोधक R है, सबको लगा दिया गया समांतर क्रम में। अब बताओ यहाँ से करंट कितनी चलेगी, ठीक है। करंट ऐसे चलेगी, जो बड़ा प्लेट होता है वहाँ से करंट निकलती है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। यहाँ से करंट कितनी चलेगी, यहाँ भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। I = V बट्टे में R इक्विवेलेंट। V बट्टे में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन सारे का जो R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा, R बट्टे में N होगा, सॉरी R बट्टे में 4 होगा। फॉर्मूला है R बट्टे में N, तो R बट्टे में 4, N के स्थान पर यहाँ पर 4 है, तो R बट्टे में 4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर जाएगा, नीचे में R रह जाएगा। तो इतनी करंट जो है चली है यहाँ से बैटरी से। अब यहाँ पर आप देखो, जब हमने लगाया समानांतर क्रम में तो जो करंट चली वो इतनी चली, 4V बट्टे में R। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रतिरोधक जो है समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो जो विद्युत धारा है वो बट जाएगी, श्रेणी क्रम में नहीं बढ़ती है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा ना, यहाँ से कुछ करंट इसमें चली जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी, फिर कुछ आगे निकल जाएगी, फिर कुछ इसमें जाएगी, कुछ आगे निकलेगी, ऐसे। तो करंट जो है बढ़ जाएगी। बढ़ती कैसे है, प्रतिरोधकों के हिसाब से, जो प्रतिरोधक के प्रतिरोध होते हैं उनके हिसाब से। तो सारे के सारे जो प्रतिरोध है वो तो बराबर ही है, तो जो करंट बटेगी वो सब में बराबर जाएगी, जो करंट बटेगी वो सब में बराबर जाएगी, ठीक है। यानी कि 4V बट्टे में R जो है ये 4 बराबर भागों में बट जाएगी। तो इसमें करंट जाएगी V बट्टे में R, इसमें भी जाएगी V बट्टे में R, इसमें भी जाएगी V बट्टे में R, इसमें भी जाएगी V बट्टे में R। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से जो है जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी V बट्टे में R। यहाँ प्रत्येक प्रतिरोधक से जो धारा है वो प्रवाहित हो रही थी V बट्टे में 4R डिवाइडेड बाय, यहाँ प्रत्येक प्रतिरोधक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है V बट्टे में R। यही रेशियो हमसे पूछा गया था। तो V बट्टे में 4R इंटू R बाई V हो जाएगा। R से R खत्म, V से V खत्म, तो 1 बट्टे में 4, यानी कि 1:4 हमारा आंसर। प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। तो याद करो, मैंने पिछले सेट में, इससे पिछले सेट में मैंने आपसे कहा था, जैसे मान लो 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, कितना भी ले लो।
जो आप ये R इक्विवेलेंट निकालोगे समानांतर क्रम में लगाने के बाद, इन सब को R इक्विवेलेंट निकालोगे, जो इनमें सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आपको मिलेगा, ठीक है, जब हम लगाएंगे पैरेलल में समानांतर क्रम में। जैसे मान लो 3 ओम है, 1 ओम है, 10 ओम है, 0.1 ओम है, इन सारे को समानांतर क्रम में लगा दो, उसका R इक्विवेलेंट निकालो, तो सबसे छोटा कौन है, ये है ना 0.1 ओम, इससे भी छोटा आपको प्रतिरोध मिलेगा। तो सबसे कम प्रतिरोध से कम, बी हमारा आंसर, सबसे कम प्रतिरोध से कम। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? हाइड्रोजन की वृद्धि, तो जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या फिर जो ऑक्सीजन को छोड़ता है, रिलीज करता है, उसका हो जाता है क्या, रिडक्शन, अपचयन। सी हमारा आंसर हो जाएगा अपचयन। और जो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो हमारे ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है, वो इन सारे पदार्थों को घोल करके ट्रांसपोर्ट करता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। तो ये प्लाज्मा के कार्य हैं। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% है, 55%। WBC को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? जैसे एल्केन का अगर हम समजातीय श्रेणी देखें तो उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से। एल्कोहल का देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस प्रकार से समजातीय श्रेणी। तो इन चारों में से एक है जो समजातीय श्रेणी से बाहर है। 3 ऐसे होंगे जो एक ही समजातीय श्रेणी से बिलोंग करते होंगे, एक होगा जो अलग होगा। तो यहाँ देखो C3H8 जो है, ये एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, इस पर ये फिट हो रहा है ना, CnH2n+2। जितने कार्बन उसके डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 कार्बन, 3 का डबल 6 और 2 ज़्यादा हाइड्रोजन 8। ये भी इसी फॉर्मूले पर है, CnH2n+2 पर। 1 कार्बन है, उसका 2 गुना 2 + 2 4। ये भी इसी फॉर्मूले पर है, 2 का 2 गुना 4 + 2 6। लेकिन ये जो है ये इस फॉर्मूले पर है, CnH2n, 4 दूनी में 8। तो ये एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन है। बाकी ये सारे के सारे जो है तीनों एल्केन हैं। तो एल्केन समजातीय श्रेणी से ये तीनों बिलोंग करते हैं, जबकि ये एल्कीन का चौथा मेंबर है, तीसरा मेंबर है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? बिंदु स्रोत से जो है प्रकाश आ रहा है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो है वो समांतर प्राप्त होता है, यानी परावर्तन के बाद वो समांतर जो है, समानांतर जो है प्रकाश जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर होनी चाहिए? फोकस पर। फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर निकलती है। तो आंसर हमारा फोकस हो जाएगा। और अगर वस्तु को फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा साइज में। अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। तो ये आसान है, याद रखना। वक्रता केंद्र पर रखोगे, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा। यहाँ पर देख लो, फोकस से जो प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? मेटलॉइड है। उपधातुएं जो है हमारे आवर्त सारणी में 7 हैं। ये 7 कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। जिसमें ये जो पोलोनियम है ये रेडियोधर्मी है। समूह 14 पूछा है। समूह 14 जो है ये कार्बन फैमिली है। इसमें जो तत्व आते हैं वो है
काशी जी में शंकर पार्वती, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, काशी जी में शंकर पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम, लेड। तो यहाँ पर देख लो जर्मेनियम है ना, उपधातु, सिलिकॉन भी है लेकिन ऑप्शन में जर्मेनियम है, बी हमारा आंसर। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। गलत हमें चुनना है, ठीक है। तो गलत देखो यहाँ पर, 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियों में जो है एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या होता है, हम अगर मनुष्यों की बात करें या पक्षियों की बात करें तो पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट के बाद जो है ब्लड ये लंग्स में पहुंचता है, ठीक है। हार्ट के बाद जो है ब्लड ये लंग्स में पहुंचता है। लंग्स के बाद जो ब्लड है वो वापस से हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट से जो ब्लड है वो वापस बॉडी में जाता है। तो इसमें देखो ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार गया है ना, 2 बार, एक बार बॉडी से हार्ट में, उसके बाद लंग से हार्ट में। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र है। मछलियों के अंदर क्या होता है कि बॉडी से जो ब्लड है ये हार्ट में आता है। हार्ट में आने के बाद जो ब्लड है इसको भेज दिया जाता है गिल्स के पास, और गिल्स के पास जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से निकल जाती है, ऑक्सीजन को भर दिया जाता है और गिल्स से ही सीधा बॉडी में भेज दिया जाता है। तो हार्ट के पास देखो एक ही बार आया। लंग्स में ऑक्सीजन को फिल करने के बाद ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर पहले हार्ट में आता है, उसके बाद हार्ट पंप करता है। लेकिन यहाँ बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया मछलियों के अंदर, हार्ट ने पंप किया, ब्लड को भेज दिया गिल्स के पास, गिल्स में ऑक्सीजन फिल होने के बाद सीधा गिल्स से बॉडी में चला जाता है। तो यह एकल परिसंचरण तंत्र, इसे बोलते हैं एकल परिसंचरण तंत्र, क्योंकि हार्ट में ब्लड एक ही बार आया। तो ये है फिशेज के अंदर, मछलियों के अंदर। और मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। मछलियों के हार्ट में जो है 2 चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, अलिंद और निलय। तो हार्ट से गिल्स में जो ब्लड जाता है वो निलय से जाता है, ठीक है। कहाँ से जाता है? निलय से। देखो बॉडी से ब्लड आएगा अलिंद में, अलिंद से निलय में, निलय से जाएगा गिल्स में। यही चीज़ पहला विकल्प में है। निलय से रक्त केवल क्लोम, क्लोम का मतलब ये होता है गिल्स होता है। क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, सही है। गिल्स से शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, तो ये सही है। हमारे ही बॉडी के अंदर जो ब्लड है पूरे बॉडी से कहाँ प्रवेश करता है? अलिंद में, अलिंद से निलय में, निलय से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर अलिंद में, अलिंद से फिर निलय में, निलय से फिर हमारे पूरे बॉडी में। तो ये याद रखिएगा। हमारे बॉडी के अंदर तो 4 चैम्बर्स है, सॉरी हमारे हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है, 2 अलिंद और 2 निलय। मछलियों में 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, एक अलिंद और एक निलय। तो ये जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है ये ह्यूमन के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर। हालांकि आप ये रेप्टाइल्स में भी याद रख सकते हो, रेप्टाइल्स एंड क्या बोलते हैं उसको, एम्फीबियंस। इनमें भी याद रख सकते हो दोहरा परिसंचरण, ठीक है। ह्यूमन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इन सारे में दोहरा परिसंचरण, मछलियों में एकल परिसंचरण। कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? आयनिक यौगिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो इनमें जो आयंस होते हैं जैसे कि Na+Cl-, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए इसको अलग करना, इसे 2 आयंस में तोड़ना ज़्यादा कठिन होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, क्या पूछा है सवाल, कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होता है, आयनिक यौगिक में काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके बारे में याद रखिएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कारण यही है जो मैंने आपको बताया, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? जूल का तापन नियम यानी कि H=I²RT। शब्दों में बोलूँ तो धारा के प्रवाह से वो गर्म हो जाता है, यही है जूल का तापन नियम।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इमर्शन रॉड। ठीक है, खास करके ठंडी के मौसम में जो है पानी को गर्म करने के लिए हम लोग इमर्शन रॉड डालते हैं ना, वही इमर्शन रॉड। तो करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो जो विद्युत घंटी होती है इसमें विद्युत चुंबक लगा होता है। इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सी संभव नहीं है? तो देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि हर ऊपर वाली धातु जो है वो अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है उसके विलयन से। यहाँ देखो आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन जो है ऊपर है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो नीचे है, तो ये तो आराम से आयरन विस्थापित कर देगा। लेड और कॉपर में देखो लेड भी ऊपर है कॉपर से, ये भी विस्थापित कर देगा, संभव है ये। जिंक कॉपर में जिंक तो काफ़ी ऊपर है, ये भी कर देगा। कॉपर और लेड में देखो लेड ऊपर है कॉपर नीचे है, तो ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। डी हमारा आंसर। रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको ध्यान में रखना होगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित होता है? कैथोड में जो सी है ना, इससे आप ध्यान में रखो। कैथोड, कैथोड पर ना कैटायंस आते हैं। क्या आते हैं? कैटायंस, कैटायंस आते हैं, जैसे कि Na+ है, H+ है, ये कैटायंस आते हैं। और कैटायंस अगर जा रहे हैं तो ये बताओ जो कैथोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा या पॉजिटिव? प्लस जा रहे हैं तो प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास जाएगा ना, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और इसके ठीक उल्टा हो जाएगा एनोड के केस में। एनोड पे एनायंस जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पर देख लो क्लोर क्षार प्रक्रिया में होता क्या है, ये जो ब्राइन है, ब्राइन का मतलब होता है लवणीय जल, यानी कि नमक पानी का घोल बोल सकते हो। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस उत्सर्जित होती है क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये प्रबल क्षार है, इसका पीएच इंपॉर्टेंट है, 14 होता है। जो पीएच स्केल पर मैक्सिमम पीएच होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। तो ये है क्लोरीन, तो इसके लिए क्लोर आया है, और ये है क्षार, तो इसके लिए क्षार आया है। क्लोर क्षार प्रक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अब देखो ये जो आपका ये कैथोड है, देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके तरफ देखो ये सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो है भागते हैं। जो ये एनोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके तरफ क्लोरीन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों भागते हैं। हमसे पूछा कैथोड की ओर जो है स्थानांतरित हो जाता है, तो सोडियम आयन ऑप्शन में है, सी हमारा आंसर। विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, बी हमारा आंसर। वाटर पंप डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वाटर पंप में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो वाटर पंप में बेसिकली क्या होता है, मोटर होता है। तो मोटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो विद्युत ऊर्जा देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में वो बदल जाएगी, सी हमारा आंसर। दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी के अपवर्तनांक क्रमशः ये है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। पूछा किसका है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक पूछा है। माध्यम ए का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक पूछा है उसको हम पहले लिखेंगे। माध्यम ए का अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष पूछा है के अपवर्तनांक से, तो माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी के सापेक्ष म्यू ए कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/4, तो ये 9/8, बी हमारा आंसर। अपवर्तनांक जो है ये मात्रकहीन है। निम्न में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये सबसे प्रबल क्षार है। बी हमारा आंसर हो जाएगा, pH 14 है इसका। सबसे प्रबल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उससे कम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग भकरा चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका pH 14 होता है। निम्न में कौन सा एक साधारण नमक है? साधारण नमक टेबल सॉल्ट हम जिसे बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। ये हमारा आंसर। ये सब के सब आयनिक यौगिक हैं, ठीक है, सब के सब आयनिक यौगिक है। सब देखो धातु और अधातु के बीच में बना हुआ है। यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा डैश में होगी। आपसे ये कहा गया है, ये हमारा है पूरब ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। मान लो आपने ये अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बनाया हुआ है, तो स्क्रीन के ऊपर वाले पार्ट को हम ऊपर बोल रहे हैं, और ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। ये आपको 3D में इमेजिन करना होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि इस डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ देखो आप, चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है। अब ये ऊपर की दिशा कौन है? ये नॉर्थ डायरेक्शन मत समझना, ऊपर की दिशा ये नहीं है। ऊपर की दिशा है जैसे आपने मोबाइल को रख दिया है टेबल पर, उस मोबाइल के ऊपर की जो दिशा है, ठीक, मोबाइल के ऊपर की जो दिशा है वो ऊपर की दिशा है। ये आपको 3D में इमेजिन करना होगा। ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, और ये एक डायरेक्शन है। ये है ऊपर की दिशा जो चालक की गति की दिशा है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। इस प्रकार से प्रेरित धारा की दिशा चाहिए, तो प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे? राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बल के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, प्रेरित धारा के लिए, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल। तो जो आपकी ये तर्जनी उंगली है उसे रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को रखना है चालक की गति की दिशा में। उसके बाद देखना बीच वाली उंगली की दिशा क्या है, वही प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। जब आप करके देखोगे तो आंसर आपका आएगा उत्तर। प्रेरित धारा की दिशा उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर। ये नॉर्थ डायरेक्शन में मिलेगा आपको। अंगूठा ऊपर की ओर रखना है, तर्जनी उंगली जो है ईस्ट की तरफ रखना है, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में ये मिडिल फिंगर जो है जाएगी, और राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। पता चला कि आप बहुत देर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया हुआ है। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाला लवण का pH मान कितना होगा? क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से लवण बनता है। अब वो हो सकता है जो लवण है वो अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो इसका pH मान 7 से अधिक होता है। pH मान 7 से अधिक है यानी कि क्षारीय प्रकृति का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एसिड होगा वो कमज़ोर होगा, वीक होगा, और जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। क्षार जो है प्रबल होगा। हमसे प्रबल क्षार पूछा है और दुर्बल अम्ल पूछा है, तो इसका pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रांग बेस, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। इसका pH मान 7 से कम होगा, ये तब होगा जब स्ट्रांग एसिड होगा और वीक बेस होगा। pH मान 7 के बराबर तब होता है जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होता है। पेट्रोलियम को डैश कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाएगा? एक गैर नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे उत्पन्न करने वाली स्थितियां अब मौजूद नहीं हैं। तो ये सबसे जो है हमारा बेस्ट आंसर है। यहाँ नवीकरणीय संसाधन है तो इसको तो उड़ा ही दो यहाँ से, ये तो होने से रहा। यहाँ नवीकरणीय संसाधन है, काट दो। यहाँ क्या बोल रखा है? एक गैर नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे कारखाने में नहीं बनाया जा सकता, तो ये नहीं होगा। हम लोग गैर नवीकरणीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? वृक्काणु, किडनी को हम लोग वृक्क बोलते हैं, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसे हम लोग वृक्काणु बोलते हैं। तो नेफ्रॉन की जो लंबी नलिकाकार संरचना होती है, क्या इसका कोई लाभ है? लाभ नहीं होता तो ऊपर वाले लंबी बनाते ही क्यों? देखिए ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ब्लड जो है फिल्टर होता है। ये आएगा आपका बोमन्स कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस जो है ये केशिकाओं, कैपिलरी जिसे बोलते हैं, उन केशिकाओं का ये गुच्छा है,
वहाँ से ब्लड फिल्टर होने के बाद, और ब्लड फिल्टर में भी क्या होता है पता है, जो ब्लड है इसमें से आप क्या करो, जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारे जो होते हैं, इन सबको हटा दो। ऐसे लिखता हूँ, ब्लड में से आप ब्लड सेल्स हटा दो और क्या करो, यहाँ से प्रोटीन्स हटा दो। सेल्स और प्रोटीन्स अगर हटा दो, जो भी बचता है वो सब छन जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी जो है सब छन जाता है। मतलब ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इनमें आपको ब्लड सेल्स नहीं मिलेंगे, ब्लड में जो प्रोटीन्स है वो नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेगा आपको। सोचो ये सब के सब अगर निकल जाए यूरिन से तो फिर ब्लड में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है कि जो कुछ भी इसमें काम का आ गया है, सब कुछ तो काम का आ ही गया है इसमें। सेल्स नहीं आए हैं, प्रोटीन्स नहीं आए हैं, बाकी सब आ गए हैं। बहुत तरह के पदार्थ होते हैं इसमें, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, आयंस होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, सब आ गए हैं इसमें। बस सेल्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है। तो जो कुछ भी काम की चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में जो आ गए हैं, वो सब यहाँ से निकलते निकलते, यानी पूरा फिल्ट्रेट जो है यहाँ से निकलते निकलते, यूरिन बनते बनते वापस से जो है ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए, समय लगे, और लंबी यात्रा करने के दौरान जो भी काम की चीज़ें हैं वो सारे के सारे जो है अवशोषित हो जाएं वापस से। इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इसमें क्या नहीं होगा, ब्लड में से आप क्या करो, माइनस कर दो सेल और माइनस कर दो प्रोटीन, बाकी सब मिल जाएगा आपको नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे सी। हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंद से, इसी को बोलते हैं इनिशियल नेफ्रिक फिल्ट्रेट, अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। सिर्फ अतिरिक्त जल ही नहीं, और भी बहुत कुछ होते हैं अवशोषित करने के लिए, वो सारे के सारे जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी बताइए। देखो, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। अवतल लेंस हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस वाले को तो पहले ही उड़ा दो यहाँ से। बचाइए 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। देखिए, समान आकार का प्रतिबिंब बोल रखा है। अगर आप याद करो, अवतल दर्पण के केस में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो वक्रता केंद्र होता है अवतल दर्पण में, लेंस के केस में उसे हम लोग 2f1 और 2f2 बोलते हैं। 2f1 पर हम वस्तु को रखेंगे तो 2f2 पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रकाशिक केंद्र से 2f1 की दूरी या फिर प्रकाशिक केंद्र से 2f2 की दूरी 48 सेंटीमीटर है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि वक्रता त्रिज्या जो है 48 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी इसकी आधी, 24 सेंटीमीटर। डी हमारा आंसर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। ये डिस्टेंस है 48 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। डेफिनेटली प्रतिबिंब को यहाँ रखा गया होगा 2f1 पर। ये दूरी 24 सेंटीमीटर, ये दूरी 24 सेंटीमीटर। डी आंसर। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम क्रमशः B1, B2, B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? देखिए, एक धारावाही चालक है, एक लंबी धारावाही चालक है। तो आप ये जानते हैं, जब किसी लंबी धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का देखो निर्माण है, जो ऐसे आपको दिखलाया गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, सर्कुलर बनती है, वृत्ताकार बनती है। सेंटर पे ये धारावाही चालक होता है। अब अगर यहाँ पर धारा हम I प्रवाहित करते हैं तो मान लो इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B1 आता है। अगर हम इसमें धारा जो है I कितना है 2I प्रवाहित करते हैं, तब इसी पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है ये B2 आता है। जब इसी धारावाही चालक से हम धारा का मान जो है बढ़ा करके 3I कर देते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान इसी पॉइंट P पर
B3 आता है। तो B1, B2, B3 के बारे में बताना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है। तो सीधा सा आपको याद रखना है, धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है बढ़ेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, दूरी वही है ना, r दूरी पर। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, पॉइंट P पर ही B1, B2, B3 निकाला है धारा को चेंज करके, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। अगर हम तार से दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 3 है ना, चलो इसको B4 बोल दिया मैंने, यहाँ पर B5 बोल दिया, यहाँ पर B6 बोल दिया। कोई भी धारा ले लो आप, चाहे I ले लो, 2I ले लो, 3I ले लो, कोई भी ले लो। अगर हम प्रबलता देखें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा B4 के पास होगा, उससे कम होगा B5 के पास, और उससे कम होगा B6 के पास। दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है घट जाएगी। तो ये रिलेशन है मेनली, आप इसको ध्यान में रखिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B3 सबसे ज़्यादा, उससे कम B2, उससे कम B1। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया गया तो यहाँ पर बनता है लेड ऑक्साइड का सॉलिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। लेड ऑक्साइड तो आंसर हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये ब्राउन फ्यूम्स, भूरी गैस होती है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद जो है एक भूरी गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी माफ़ करिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी इनके पास कलर होता है। ऑक्सीजन के पास तो कोई कलर नहीं है, रंगहीन गैस है, लेकिन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रंगहीन गैस नहीं है। यहाँ पर ब्राउन फ्यूम यानी कि भूरी गैस, लाल भूरी भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर ये सेट नंबर 44 समाप्त होता है। मिलते हैं कल सेट नंबर 45 के साथ। थैंक यू सो मच।